ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं खपरेल का, हाँ। इसमें छात्र विकास संघर्ष वाहिनी का हम लोग का मुख्यालय था। हाँ। और यहाँ पर हम लोग ही रह के पूरे 4 प्रखंड में बोध गया भूमि आंदोलन का संचालन करते थे। यहाँ पर बड़े बड़े पत्रकार लोग आते थे मिलने से, बड़े बड़े राजनेता मुख्यमंत्री आते थे मिलने के लिए। बहुगुणा जी आते थे, बहुगुणा आते थे, चंद्रशेखर आते थे, मोहन धारिया आते थे, पत्रकार बनवारी आते थे। जनसत्ता में लेख बहुत छपता था, जनसत्ता में खूब छपता था। हम लोग के समर्थक थे। पर आप जब आए होंगे तो इस तरह से जो लड़कियां हैं इस गांव की, तो नहीं सब बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सब रंग बिरंगा, यहाँ इस मकान के बाद इधर कुछ नहीं था। बहुत लोगों ने मेहनत किया, तब थोड़ा सा नेहरू जी ने थोड़ा सा गलत नीति अपनाया आर्थिक। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार चुनाव के संदर्भ में आप बार बार मुसहर जाति का प्रसंग सुनते होंगे। मुसहर जाति वो जाति है जिसके लोग गरीबों में भी गरीबतम माने जाते हैं। इस जाति के बारे में अभी भी बाहर की दुनिया को ठीक से जानना जरूरी है। मैं नहीं समझता कि मेरा कार्यक्रम पर्याप्त होगा मुसहर जाति के बारे में बताने के लिए, लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं होगा कि जिसके नेता हैं जीतन राम मांझी, उनके संदर्भ में इस जाति के बारे में इतनी बातें हो रही हैं तो उसकी गरीबी को सोचा जाए। क्या उसकी गरीबी सरकार की नीतियों के कारण है? क्या उसकी गरीबी जो समाज की जो सामंती सोच है और उसका सामंती ढांचा है उसकी पैदाइश है, या क्या उसकी गरीबी उसके अपने कारणों से है? क्या कारण हो सकता है, ये सब हम बात करना चाहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस समाज और इस तबके के जीवन में झांक कर देखें कि इसकी जो गरीबी है वो क्यों बाकी समाज की तुलना में ज्यादा दिखती है, ज्यादा भयावह है। कुछ बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और हर दौर में शुरू होती रही है, लेकिन वो इतनी धीमी है कि वो अभी इनकी आवाज में मुखर नहीं हो सकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, मगध का जो इलाका है, जो गया जहानाबाद का इलाका है, ये वो सब इलाके हैं जहां पर मुसहर जाति के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। और इनमें मांझी टाइटल लोग रखते हैं, फिर सदा रखते हैं और ऋषि देव रखते हैं। तो मांझी, सदा जैसे अगर आप रामविलास पासवान के जो पारंपरिक जिला है उनके राजनीतिक आधार का रोसड़ा, वहां जाएंगे तो वो सदा टाइटल रखते हैं। कुछ लोग ऋषि देव भी रखते हैं। एक बहुत ही इसमें सर्वोदय आंदोलन से जुड़े लोगों का, विनोबा और जयप्रकाश नारायण से जुड़े लोगों का इस जाति के बीच काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है। उनकी वजह से कुछ बुनियादी बदलाव आए हैं, उनके कुछ नेताओं ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया है। तो उन्हीं से जुड़े हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हम आपको आज मुसहर जाति, मुसहर टोली की यात्रा पर ले जाना चाहते हैं ताकि आप इसकी गरीबी को देखें और देखें कि ये गरीबी जिसे पैदा किसने की है, सामंती समाज ने। हजारों, सैकड़ों, हजारों नहीं बोलना चाहिए, सैकड़ों साल तक उनको इतना दबा कर रखा गया है कि अब वो गरीबी सरकार की योजनाओं से भी ऊपर नहीं आ रही है। आ रही है, बहुत धीमी गति से आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं प्राइम टाइम। प्रणाम नितिन, आइए हम आपको मिलवा दें। आप टी उपेंद्र हैं और आप भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और ये आंदोलन क्या है, मतलब ये भूदान? मैं जिला प्रभारी हूँ भूदान आंदोलन का। हाँ। और गरीबों को जो भूदान आंदोलन से जमीन मिली है उसके कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। उस समस्या का निदान करने के लिए भूदान कार्यालय, जिला भूदान कार्यालय काम करता है। ये समाज सेवियों का है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं? सरकार से लेना देना है। सरकार जो नियम है, भूदान एक्ट है, वो बिहार सरकार उसको मानता है। मानती है जी। और उसके अनुसार से उसको भी व्यवहार करना पड़ता है। और कुछ सहयोग, पैसे का सहयोग भी बिहार सरकार द्वारा होता है। बहुत कम मिलता है लोगों को, लेकिन मूवमेंट में तो ज्यादा पैसे की अपेक्षा भी नहीं होती है। तो उपेंद्र जी, जब हम अपने बचपन की स्मृतियों में जब जो हमने जाना है और मुसहर टोली के बारे में, तो वहाँ तो बिल्कुल घर भी नहीं था। यहाँ ये अगर है तो यहाँ कुछ कुछ मैं घर देख रहा हूँ। हाँ, तो घर बना है, सरकार यहाँ पर सहयोग किया है। हाँ। और घर बन रहा है, कुछ बना है। बिजली भी यहाँ आई है। और लोगों को शिक्षा के लिए स्कूल खुला है। बच्चों को अपने स्कूल में भेजें, इसके लिए उत्प्रेरक लोगों का भी बहाली हुई है। अच्छा। वहाँ दलित परिवार से ही है। ओ, तो वो लोग बच्चे को भेजते हैं तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं? हाँ, कुछ पैसा मिलता है।
अच्छा, उनका काम है बच्चों को स्कूल तक भेजना। हाँ। तो ये था जो एकदम घर नहीं था, तो ये घर कुछ खड़ा हुआ दिखता है। हाँ, लेकिन फिर भी घर ही दिखता है ना। हाँ। गरीबी तो है, गरीबी तो है ना। हाँ। गरीबी दूर करने की दिशा में सरकार कुछ प्रयत्नशील है। हाँ, पर इसके गरीबी के क्या कारण रहे हैं? गरीबी के कारण तो मुख्य रूप से है कि यहाँ पर जो किसानों को अनाज मिलता है उसका कीमत नहीं है। अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो उन्हें क्या बताया जाए मुसहर जाति के बारे में? कि मुसहर जाति इस देश के बारे में कहें तो आदि मूल बासिंदा है। हाँ। इतना शोषण इनको किया गया, इनको इतना दबा के रखा गया है समाज में, और इतना पिछड़ गए हैं। तो इधर लोग इनको अगर समाज से या सरकार से मदद भी मिलती है तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठते हैं, और थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ भी रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उठ रहे हैं। नहीं, उठ रहे हैं। ये उठने की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? जो आदमी बहुत ज्यादा रोगग्रस्त अगर होता है तो उसको समय उसको माने रिकवर करने में समय लगता है, उसको पूर्व स्थिति आने में समय लगता है। उसी प्रकार से इनको इतना दबाया हुआ है कि ये उनको सबके बराबर आने में बहुत समय लगेगा। और अब ये लोग थोड़ा बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं। हाँ। तो बदली है तो इनके जीवन में भी बदला है। और ये थोड़ा सा वो मजबूत स्थिति में अपने को पा रहे हैं कि अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। बंधु वाला मजदूरी जो था वो खत्म हुआ, उस पर बैंड लगा, तभी थोड़ा सा वो ठीक ठाक हो जितिन, हाँ, तो ये बच्चे लोग मतलब अभी स्कूल में नहीं जा रहे? नहीं, स्कूल में जाते हैं। हाँ। कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। हाँ। अच्छा, स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक भी लापरवाह है। हाँ, इनको महत्व नहीं देता। हाँ, महत्व नहीं देता। नहीं, इनके लिए ही स्कूल बनाया जाता है। अच्छा। लेकिन शिक्षक जो हैं सो कुछ ऊपर कास्ट के लोग हैं, तो आता है तो पढ़ाता ही नहीं ठीक से। किसी दिन आया, किसी दिन नहीं आया, और आधे टाइम में पढ़ाया, आधे टाइम में छुट्टी कर दिया, तो बच्चे फिर इधर खेलते कूदते रहते हैं। इसलिए इस जाति में आवाज सुनाई नहीं देती है। इसके लोग स्थानीय स्तर पर इनका नेतृत्व नजर नहीं आता। हालांकि इस बार तो 3-3 नेताओं की आवाज आ रही है। पर उपेंद्र जी, एक बात बताइएगा कि जब संघर्ष वाहिनी जेपी ने जो बनाई और आप लोग इस इलाके में आए, तो इतना आसान था लोगों को करना, या फिर सामंती जो जमीन जायदाद वाले लोगों थे उनसे टकराव भी हुआ? आसान तो थी ही नहीं, इतना भयंकर था कि हम लोग गांव में जब संगठन बनाने जाते थे, पटना यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कियां भी हमारे साथ थी, कंचन, नूतन वगैरह, उनके शरीर पर थूक फेंकता था। ये महंत के लोग मारता पीटता था, हत्या भी करवाता था, जेल भेजवा देता था। इतना भयंकर टेरर था। लेकिन हम लोग हार नहीं माने और संघर्ष करते रहे, संगठन बनाते रहे। और जब संगठन बना दिया तो गलती मठ ने क्या किया कि यहीं बगल में है मस्तूपुर, वहाँ पर 2 लोगों की हत्या कर दिया। कचहरी चलता था उनका? अपना कचहरी चलता था, अपना कोर्ट चलता था। अपना कोर्ट चलता था, कचहरी चलता था, जिसमें गुंडे, सोहदे, लठैत, बंदूकधारी, हाथी भी रहता था। लक्ष्मी प्रखंड में 200 गाय होता था, 200 गायें थी। उसको हम लोगों ने, गांव के लोगों ने ही उसको वितरण कर दिया, उसको ढा दिया, फसल को काट दिया, और सरकार आई तो उसको वितरण किया। हमने दशरथ मांझी फिल्म में भी देखी है कि जब दशरथ मांझी आ रहा है तो देखता है कि एक मुसहर है, उसका नाखून खींच रहा है और काट रहा है। तो उसी तरह की कचहरी की आप कल्पना उससे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो लठैत जातियां थी यहाँ कर, खास करके राजपूत, भूमिहार, यादव, कहीं की कोई भी, उनको लठैत होते, उनके हाथ में बंदूक होता था, लाठी होता। एक पहलवान को 2 गाय भैंस दूध पीने के लिए होता था, उनकी सुरक्षा करता था। यहाँ का कलेक्टर और एसपी भी बोधगया मठ के अधीन चलता था, वो माने उसको नमस्कार करता था। तो वो गढ़ आपने तोड़ दिया। पर ये बच्चे सर इतने गरीब दिख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने इनको उत्प्रेरक रखा है कि कोई इनको स्कूल तक ले जाए, लेकिन फिर भी गरीबी तो अब भी दिख ही रही है। गरीबी दिख रही है, गरीबी धीरे धीरे जा रही है। गरीबी बिल्कुल गई नहीं है। गरीबी हालत तो बहुत, जयप्रकाश जी ने कहा था इस जाति के बारे में, भूया जाति के वहाँ के सब ह्यूमन है, उसको ह्यूमन नहीं माना था। जयप्रकाश जी ने आदमी नहीं मानता था। हाँ, नहीं। सब ह्यूमन कहा। एक समस्या नहीं, अनेक समस्या है, और बहुत गहरी समस्या है। उसका निदान जल्दी जल्दी में होना मुश्किल। पर अब तो साफ सफाई है इन घरों में, एक ऊपर से तो साफ सफाई दिखती है। जो बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वे दुनिया को देख रहे हैं, वो घर को अपना साफ सुथरा रख रहे हैं।
कुछ बदलाव भी रहा है। ये स्कूल जाने से थोड़ा इनमें फर्क आया लड़कियों में? नहीं, फर्क आया है। साइकिल जैसी योजनाओं से इनमें कोई फर्क आया या इन तक पहुंची नहीं ऐसी योजना? लड़कियों को बहुत फायदा हुआ है। लड़कियों को फायदा हुआ है। इधर आओ जरा, बुलाओ उसको। हाँ, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास में। तुमको साइकिल मिली है? नहीं मिली, तो इसको तो मिली ही नहीं साइकिल। लेकिन मिलेगी अगला बार मिले। कितने क्लास में मिलती है? किस क्लास में मिलती है साइकिल? 9 क्लास में मिल जाती है, तो इसको साइकिल नहीं मिली। पैसा खा गया होगा मास्टर। हाँ, आपकी बेटी है ये? हैं? तो अब ये आप लोग थोड़ा बताइए ना कि कैसे बदलाव आया, पहले क्या था जब आप आई होंगी इस गांव में? तो नहीं बोली। गाँव में तो आए थे तो जैसे गरीबी हालत था या क्या था। सबके पास अभिव्यक्तियां नहीं होती हैं। जिस तरह से हम लोगों के पास एक ट्रेनिंग होती है कि हालात को बयान करने के लिए, ये सुविधा सबके पास नहीं होती है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं, और हम लोग ये महसूस कर सकते थे कि जब हाल फिलहाल 7-8 साल पहले तक दरभंगा साइड के मुसहर टोली में मैं गया था, तो कपड़े नहीं थे ज़्यादा से, क्या स्त्री क्या पुरुष, मतलब किसी के पास ढंग के कपड़े नहीं थे। बच्चे तो कपड़े में थे ही नहीं। पर अब थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज आ रहा है धीरे धीरे, है ना? द्वारिका सुंदरानी की भाषा में कहें तो बड़ा चेंज आ रहा है। द्वारिका सुंदरानी का हमने काफी नाम सुना था। अगर वो उनका दर्शन हो जाए, दर्शन होगा, मैं जरूर दिखा देना चाहता हूँ। स्कूल चलता है, उसमें मुसहर जाति के ही रखते हैं, टीचर भी और छात्र भी। हाँ, नहीं टीचर तो बाहर का रह सकता है, लेकिन छात्र मुसहर ही रहेगा। सिर्फ मुसहर ही रहेगा। बड़ी सेवा किया है उन्होंने, और करीब 1025-30 हजार मुसहर को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और 12 से जो विधायिका है अभी, ज्योति मांझी, वो उसका पति ज्योति मांझी, उसका पति बालेश्वर मांझी, दोनों उनके स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो एक राजनीतिक नेतृत्व मुसहर समाज में आया है। मैं पोस्टर देख रहा हूँ कि जैसे जीतन राम मांझी, उनका बेटा, उनका दामाद, अब ऐसे ही परिवार से पहले चरण में आएगा। अक्सर हम लोग परिवारवाद को सोचते हैं ऊपर से थोपा गया है, लेकिन इस तरह के गरीब समाज में परिवारवाद को आपको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए कि एक आदमी निकलता है और वो समाज इतना बड़ा है कि तब तक वो ऊपर आएगा, कोई नेता बनेगा, तब तक वो जगह वो अपने परिवार के लोगों से ही भरता है। तो आपको दोनों बातों को मिलाकर देखना पड़ेगा कि जैसे द्वारिका सुंदरानी का आपने उदाहरण दिया था, ये उनकी एक कामयाबी है कि उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से 2 नेता बने। और अभी भी कई निर्दलीय मांझी नाम का देख रहा हूं, तो ये एक सुखद संकेत है कि इस समाज में एक तरह से एक आवाज उठाने वाले लोग अब हो रहे हैं, जो इसकी संख्या का लाभ उठाकर अपनी ताकत को पहचान रहे हैं। जमाना बदला कि नहीं बदला? क्या बदलेगा, हम लोग तो जो है से है, ये है, बदलेगा क्या? लेकिन घर द्वार फूस के है, किसी के कपड़ा के है, किसी के नहीं है। शुभ मूर्ति जी हैं, बिहार भूदान आंदोलन के जो प्रमुख हैं। तो शुभ मूर्ति जी ने मुझे एक बात बताई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या अन्य इलाकों में एक प्रथा थी, गोबरी प्रथा। तो मुसहर जाति के लोग इतने गरीब होते थे और इतना बेगार, मतलब उनसे मजदूरी कराई जाती थी और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। सदियों तक ये जाति जो है एक बिना किसी किताब के संपर्क में आए और बिना किसी पैसे के संपर्क में आए रही है। और इसने जो भी देखा, अपने सामंत को देखा, अपने जमींदार को देखा। तो शुभ मूर्ति जी ने गोबरी प्रथा के बारे में बताई कि ये भी कहा गया, ये हकीकत है कि जो पशु जो गोबर करते थे उनको दे दिया जाता था कि लो तुम धो के खा लो इसमें से अनाज। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हमारे हिंदुस्तान के समाज में रहा होगा, लेकिन ऐसी सच्चाई हमारे देश के समाजों में रही है। मतलब उसमें हैरान होने की बात नहीं, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि गोबर धो के उसमें से अनाज का कोई टुकड़ा लेके गरीब खा रहा है। ये बात सही है। ये बात सही है। तो इतनी गरीबी थी उस समय कि अनाज, कुछ अनाज जो है जानवर है जो ज्यादा अनाज खा लेते थे, उसमें से जो गोबर होता था उसके साथ अनाज भी निकल जाता था। तो गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण उससे भी अनाज धो करके गोबर को अलग कर दिया, अनाज को निकाल के उसमें से भी खा लिया, ऐसा भी होता था। या पीपल जो देखते हैं, पीपल का छोटा छोटा फल होता है, वो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता है, लेकिन पीपल और बरगद का फल भी लोग खाते था।
उस समय कुछ साल पहले। जो तार का पेड़ ये देख रहे हैं, हाँ, तार का पेड़ हम लोग बचपन में हम लोग भी खाए हैं। हाँ। वो मीठा उठा लगता था और उससे हाँ। फल जो निकलता था उसमें से वो तार का फल खाता था लोग। हम हाल में ही पूछे एक आदमी से हाँ। कि अब तार का पेड़ हम लोग बचपन जब थे तो देखते थे हाँ। कि तार का पेड़ फल बिल्कुल लूटता था, तो वो हाँ। अब क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा कि अब उतनी गरीबी और भूखमरी नहीं है, इसकी हाँ। वजह के हर तार के पेड़ तक देखते हैं कि जमा रहता है। अंतर आया है, अंतर काफी आया है, जितना चाहिए उतना अंतर नहीं आया है, लेकिन अंतर काफी आया। इसलिए हम देखे कि उस घर पे एक बाबू कुंवर मांझी का एक पोस्टर लगा हुआ है, महेंद्र मांझी का। एक और बात मुझे पता चला कि पश्चिम शुभमूर्ति जी ही बता रहे थे कि कई जगहों पे इन्हें वनमानुष भी कहा गया है, कि मतलब आदमी नहीं समझा गया इनको आदमी नहीं समझा गया, कि ये इतने गरीब थे कि इनको आदमी नहीं समझा गया। मतलब इनकी औरतों को, इनके मर्दों को, मतलब जिस तरह के लंबे समय तक यातना से गुजरना पड़ा है, मतलब इस देश के सभ्य समाज को सामूहिक रूप से प्रायश्चित करना चाहिए कि इनको भुगतना पड़ा है। और आप लोग जब नौजवानी में, छात्र जीवन में जब समर्पित हो गए तो लोग आप पे थूका करते थे, माना करते थे, और आप बताते बताते डबडबा गए। तो हम समझ सकते हैं वो कितना मुश्किल रहा होगा कि आप लोग जब इन इलाकों में आए होंगे। अभी तो फिर भी दिखाने लायक दिख रहा है, नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि 10 या 15 साल पहले अगर हम कैमरा घुमाते इस जगह पे तो दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। एक भी ईंट नहीं दिखता। एक भी ईंट नहीं दिखता। तो जो ईंट देख रहे हैं वो सरकार का प्रतिफल है, उन्होंने प्रयास किया कुछ ईंटा का मकान। एक प्रोफेसर बलदेव नारायण जी ने, जो लाहौर से बिहार आए थे, है ना, और उनका नाम लेना चाहिए, और वो 1950 में मुसहर सभा मंडल बना था। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ, प्रोफेसर बलदेव नारायण आजादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे। वो सदाकत आश्रम जो बिहार कांग्रेस का मुख्यालय था उसमें रहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो भी रहते थे। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने प्रश्न किया, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत कम थे, लेकिन एक दो थे, कोई यादव जाति, भाई जो हम लोग खाना खाते हैं वही खाना ये लोग भी साथ में बैठ के खाता है। उस समय जातीय भावना ज्यादा थी। तो राजेंद्र बाबू ने नियमन दिया कि खाना तो वही खाएंगे, साथ बैठ के खाएंगे, लेकिन परोसने के काम अपर कास्ट के लोग करेंगे। तो बलदेव नारायण, प्रोफेसर बलदेव नारायण कहा कि तो जाति का इसमें गंध आता है। उन्हें सदाकत आश्रम छोड़ा तो कभी गए नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, छोड़ दिया। सही किया। हाँ, अब अपने घर में जाके जोल्हा रसोईया बनाया। और मुसहर सेवा संघ बनाया। वो रोसड़ा वाले क्षेत्र में, समस्तीपुर वाले क्षेत्र में मुसहर सेवा संघ बनाया उन्होंने। और उस समय हमको लगता है कि इस देश में मुसहरों के प्रति जागरूकता सबसे किसी में आई होगी, एक दो लोगों में, या पहला वो आदमी होगा जो मुसहरों के प्रति सचेत होंगे। और आज बलदेव जी थे, बलदेव नारायण, उन्होंने मुसहरों के शिक्षा देने के लिए योजना उस समय बनाई थी। पर अभी इंदिरा विकास योजना, तरह तरह की योजनाएं, अभी जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने मजदूरी मांगी तो थोड़ा बहुत एक फायदा हुआ है। राजनीतिक नेतृत्व अभी बुनियादी स्तर पर उभर रहा है, छोटे छोटे लोग आगे ऊपर आ रहे हैं। ये एक तरह से जो शराब पीने की जो एक प्रथा रही है इनके बीच में, और ये भी उनको नशे में रखा गया होगा कि वो फिर मांगे नहीं और ज्यादा काम करें। देखिए, दलितों में जो नेतृत्व उभरने की जो बात कर रहे हैं, उसमें बिहार सरकार का एक तारीफ करना पड़ेगा। उन्होंने जो पंचायत चुनाव में जो आरक्षण लाया ना महिलाओं के बीच में, कि अभी ये बैकवर्ड कास्ट का सीट होगा, ये शेड्यूल कास्ट का होगा, तो उससे नेतृत्व थोड़ा उभर रहा है। हाँ, मौका मिल रहा है, मुखिया बन गया, सरपंच बन गए, जिला पार्षद बन गए। तो ये अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दशक में बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह दलित राजनीति अपनी जगह बनाएगी। उसके नेता और वो पहले से ज्यादा बड़ी दावेदारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब इंदिरा आवास के घर है नहीं? हाँ, इंदिरा आवास। ये कोई मांझी का घर है, मतलब कोई नेता है। आप जो कह रहे हैं कि जो पंचायत में आए होंगे, बाल कुंवर मांझी, तो दशरथ मांझी भी हैं यहाँ पे। पोस्टर में कप प्लेट है, नया लड़का है। तो इस समुदाय से, इसको बहुत नज़र से, सहानुभूति की नज़र से समुदाय और इसके उभरने वाले जो युवा नेतृत्व हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए कि वो प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे कि निर्दलीय ही सही एक तरह से उठा जाए। तो एक समाज का एक मोबिलाइजेशन हो रहा है उनके पीछे, या वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये
जो सदा है, इन लोगों के टाइटल्स क्या होते हैं, नामों के टाइटल्स? इनके टाइटल मांझी, हाँ, मंडल, भूया, रिक्यासन, ये सब टाइटल मांझी लोगों का, भूया जाति के लोगों का होता है। सदा भी होता है, उत्तर बिहार में सदा भी होता है, ऋषिदेव भी होता है। सब एक ही वंश के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। विभिन्न जगहों पर थोड़ा सा टाइटल में परिवर्तन हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बेहतर है। सभी मुसहर जाति के गांव सभी ऐसे नहीं होंगे, है ना? हाँ, अलग अलग भी, हाँ, अलग अलग होंगे। ये थोड़ा आप कह रहे हैं कि थोड़ा इसका स्तर अच्छा है, थोड़ा सा। हमारे दर्शकों को ये संदेश ना जाए कि अब काफी ये हो गया। पहले गांव में जो दूसरी जातियां थी उनके घर ऐसे हुआ करते थे, और वहां से वो पक्के हो गए। लेकिन इनके इलाके में पक्का वही है जो इंदिरा आवास योजना वाला घर है, नहीं? और कहीं कहीं शौचालय भी बना है, कहीं थोड़े थोड़े दूसरे रोजगार भी आ रहे हैं। इनको जानबूझ के खेत मजदूर बना के रखा गया, नहीं? हम गुलाम बना के रखा गया है, गुलाम की तरफ बना के रखा गया था। अब तो थोड़ा अंतर आ रहा है, उसी स्थिति से निकल रहे हैं। पहली वाली स्थिति अब नहीं है। और आप लोग जब आए होंगे उपेंद्र जी काम करने के लिए मुसहर समाज के बीच में, तो एक सामंती रोक अवरोध के अलावा मैंने उन्होंने रोका होगा, इस समाज में भी अपने से भीतर से उठने की वो जागरूकता नहीं रही होगी, नहीं? वो मरा हुआ था, इच्छा उनकी मरा हुआ था, हम लोगों ने पैदा किया। वो इनके कोई नहीं, वो तो सरकार मान लेते, बोध गया मठ को सरकार मान लिया था। एक बिहार सरकार और एक बोध गया की सरकार, मठ की सरकार, ऐसा मान के लोग चलते थे। इसीलिए वो उनके खिलाफ में जाके हम कुछ अपना अधिकार की बात करें, ये बात ही नहीं थी। या ये फतह होगा इतना बड़ा किला, ये अनुमान नहीं था। हाँ, आजाद जी, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जो लोग इस समाज के बीच काम करने आए थे, है ना, आप लोग भी आए होंगे, हैं जी? तो आप लोगों ने अपने आंख से प्रगति देखी, या फिर इस रिजल्ट को देख के आप निराश होते हैं कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? नहीं, प्रगति तो हो रही है, प्रगति हुई भी है, हुई है इसमें जी, प्रगति हुई। पर ये समाज जितना पहले वो दबा कुचला था, उसके तुलना में अब अपनी बात रख पाता है? जी हाँ, निर्भीक होकर के। निर्भीक है जी। इसकी खूबी क्या है, प्लस पॉइंट क्या है इस समाज का? इसलिए कि शिक्षा के प्रति रुझान हुआ, हाँ, और बहुत लोग आपके जैसे लोगों का आना जाना गांव में शुरू हुआ, तो बोलने चलने की शैली लोगों ने सीखा, और मेहनत कश भी हुए, मेहनत भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं काफी। और नजदीक पड़ने पर लोग मार्केट वगैरह भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत तरह के लोगों से बातचीत होती है, काफी प्रगति हुई है। काफी प्रगति हुई है इस समाज में। जी, सभी लोग भूदान की जमीन पर ही पूरा गांव बसा हुआ है। लोगों का सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराया गया, घर मकान बना, और अपने बाल बच्चों को स्कूल वगैरह भी भेजना लोग शुरू किए। सब जगह इन लोगों का ऐसा ही घर हो गया, नहीं? जी, पुरान से यहाँ 27,000 एकड़ जमीन जो है मिली है। और महिलाओं के नाम से विशेषता ये है कि महिलाओं के नाम से जमीन का पर्चा देने का आदेश वर्तमान जो अध्यक्ष हैं कुमार मूर्ति जी, तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के बाद और मुख्यमंत्री को देखे कि महिलाओं के ऊपर काफी इनका रुझान है, तो खास करके मुसहर समाज के लोग जमीन को बिक्री भी कर देते थे, गिरवी भी रख करके, और कुछ नशाखोरी करते थे। और महिलाओं के नाम से जब जमीन हो गई है, तो महिलाओं जो है जमीन को नहीं बिक्री करती। और ये पिछले 4-5 सालों में हुआ है जी। हम दर्शकों के लिहाज से जानना चाहते हैं कि ये बिहार भूदान यज्ञ कमेटी जो है, क्या कोई सरकार का कोई मंत्रालय है, क्या है? राजस्व में भूमि सुधार विभाग जो है, उससे कंसल्टेड है। भूदान यज्ञ कमेटी एक्ट बना था 1954 में, जो बाबा संत विनोबा भावे जो जमीन दान में मांगे थे, उसी दौरान 1954 में बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम पारित हुआ, और उसी अधिनियम के आलोक में भूदान विनियम बना, और कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का गठन है जो सरकार करती है, और उसी में कमेटी को कुछ सहाय अनुदान मिलता है, जिससे जो है सो। तो उस कमेटी का क्या पावर होता है? मतलब उसके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, 52,000 जो भूदान के जो रिकॉर्ड है, जमीन का रिकॉर्ड होता है, तो उसमें जो कब्जा कर लिया लोगों ने, दुकान वगैरह बना लिया, उसको तोड़ के देते हैं। हाँ, वो सब तो हम लोग सब सर्वेक्षण करते हैं, और उसमें सरकार का भी सहयोग मिलता है जमीन के सर्वेक्षण करने में।
संबंधित सीओ, कर्मचारी, सीआई, ये लोग आते हैं। हाँ, ये लोग आते हैं। इन लोगों को भी मीटिंग जब करते हैं तो सर्वसम्मति से। तो ये जमीन बांटना इतना आसान रहा होगा जब बांटना अभी बताया है जो 27,000? गांव की बैठक बुलाते हैं। हाँ। गांव के लोगों की जमीन जो बंटती है वह ग्राम सभा के द्वारा बंटती है। अच्छा। और गांव के लोग ही यह निर्णय करते हैं कि यह जमीन किसको मिलनी चाहिए, इसलिए कोई विवाद भी उत्पन्न नहीं होता है। तुम्हारा क्या नाम है? कारू मांझी। कारू मांझी। तो कारू, एक जरा बताओ कि तुम्हारे घर में तुमने किस तरह की गरीबी देखी है, अभी क्या स्थिति है बताओ। स्थिति तो है सर, उतना को ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है? स्थिति तो बहुत। क्या करते हो? वही सर काम करते हैं, ये जो मिस्त्री ईंटा का मकान बनाता है ना। हाँ, उसी में सर। उसी में काम करते हो? यहीं पे करते हो या बाहर जाके? नहीं, बोधगया में सर। बोधगया में करते हो। तो तुम्हारे जो बाकी दोस्त लोग हैं वो क्या काम करते हैं? ऐसे तो बहुत इधर कोई सब काम करते हैं बोधगया में। हाँ, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है? नहीं, सरकारी नहीं है, ठेकेदारी सब जो ठेका लेता है। तो कोई बदलाव देखा नहीं तुम लोगों ने अपने जीवन में? है? नहीं सर, उतना नहीं। ये पहले इस तरह का जो पक्का का घर दिख रहा है मिट्टी का, ऐसा घर हुआ करता था तुम्हारे बचपन में? नहीं सर, पहले तो खाली मिट्टी का ही रहता था। हाँ। हम लोग की याद में। हाँ। ये तो हो सब हाल फिलहाल में ही बना दिया सर घर। और खाने पीने की क्या हालत रहती थी पहले और अब क्या रहती है? थोड़ा बताओ, लोगों को पता चले, बताओ। उतनी गाड़ी सब खाने के लिए सब चावल रोटी मिल रहा है। हाँ। वो सब पहले कहाँ मिलता था, पहले के युग में बड़ा बुजुर्ग नहीं मिलता था नहीं सर। हाँ। वो सब मकई का दर्रा और बाजरे का रोटी सब खाते थे। ओह। मूस? नहीं, मूस। चूहा खाने की जो बात होती है वो खाने वाला खाता सर था, हम लोग नहीं खाते। अब छूट गया है? तो ये चेंज आ रहा है, तो ये बदलाव है कि अपना जो कमाने खाने लगे तो वो चूहा खाना बंद हो गया। आए सूरज जी, बैठे जरा सा। तो थोड़ा बताइए ना कि पहले ये लड़का से पूछ रहे थे कि खाने पीने का, तो थोड़ा अपना जरा, इसके उम्र में थे तो क्या आप लोग खाते थे, थोड़ा बताइए। इसके उम्र में हम लोग रहते थे ना, तो हम लोग माने चावल खाने से मुँह करते थे। चावल इतना दिन पर मिलता था कि जब चावल मिलता था हम लोग को लगता था क्या ये तस्मय मिला है, मैंने तस्मय एक किस्म की खीर मिला है, गुड़ और चावल का तस्मय। हाँ, छठ के समय। हाँ, नहीं, इतना बड़ा उम्र में हम लोग को ऐसा कपड़ा नहीं पहनते थे। कपड़ा नहीं था? कपड़ा नहीं, मार्किन एक तो चलता था, उसको जैसे हम लोग ओढ़ते थे, पहनते थे, और उसी से हम लोग अथी करते थे। और अभी जो है से मैंने प्रगति पर लोग आया तो धीरे धीरे फैशन की ओर भी मैंने बढ़ते जा रहा। पहले था कि हम लोग को जब शादी होता था ना, तो शादी में एक ही साड़ी मैंने एक कपड़ा जाता था, वही उधर से आता था तो दौता पर रखा जाता था। अब जो है से हम लोगों में भी जागरूकता पैदा हुआ, तो भाई से हम लोग भी मैंने पहल का शुरू कर दी प्रक्रिया कि हम लोग भी इसी तरह से साड़ी भेजते हैं। हाँ, साड़ी भेजते हैं और फिर गाड़ी उड़ी से लाते हैं। ये बदलाव आ गया नहीं? आप लोग के यहाँ भी शादी में भी गाड़ी जाने लगी, 4-4 साड़ी लड़की के यहाँ जा रहा है, आ रहा है वहाँ से भी। पहले मठ के दलाल लोग मैंने ये बोधगया मठ जो बोलते हैं, जिसकी जमीन ज्यादा थी सबका, उसी के जमीन पे आप लोग काम के बारे में बता रहे हैं कि जब हम लोग काम करने जाते थे तो सूखा चना जैसे लगता था कि घोड़ा के खाइले मिला है, वैसे उसको फाँकिए और काम करते जाइए। खाली चना मिलता था दिन भर काम करने के बाद? दिन भर काम करने के बाद एक टाइम सूखा चना, इसके बाद फिर शाम में 2.5 सेर वही मजदूरी, उसको लाइए तुरंत जैसे भूंडी में हम लोग कूट अथी कर करके और उसको खाते थे। तो चावल भी नहीं मिलता था, धान दे देता था? हाँ, नहीं, चावल नहीं। तो धान कूट के जब वो मजदूरी मिलती थी तो उसको आप लोग खाते थे? मतलब कोई सब्जी दाल कुछ नहीं? कुछ नहीं। अब सब्जी दाल खा लेते हैं? अब वैसे धीरे धीरे बदलाव आने लगा। तो आप लोगों के बस्ती में भी लोगों के पास गाड़ी मोटरसाइकिल आया है? हाँ है, देखिए रविदास का है। नहीं तो रविदास का है, तो मुसहर लोगों के यहाँ आया है? हाँ, मुसहर के यहाँ भी है, गाड़ी आई है। हाँ, गाड़ी आई। तो बड़ी बात है कि शुरुआत हो रही है धीरे धीरे, नहीं और 10 साल लगेगा जिसमें थोड़ी और तरक्की होगी, अगर सब चीज ठीक ठाक रहा, लोगों को बाहर नौकरियां मिली तो।
अच्छा, पहले मुसहर टोली में बड़ा घर का लोग आता था? नहीं है? नहीं, पहले ऐसे खटिया पर मुसहर बैठे के बाद जैसे आप बैठा लिए हमरा, और पहले ऐसे बैठे के बाद लोग सीधे घिरना मानता था कि भाई जात के भूया है। सखड़े बैठ गया और खटिया पर बैठ गया, और इतना दबाव था कि होने से आ रहे हैं बाबू साहब, तो खटिया छोड़ करके नीचे बैठा जाए, नीचे बैठ जाते थे। आज वो स्थिति। अच्छा, एक बात सच सच बताइएगा, जब हम आपको बोले खटिया पे बैठने के लिए तो आप भी हिचके क्या? थोड़ा नहीं हिचके नहीं ना? नहीं, जब से संघर्ष वाहिनी हम लोग को नजर खुलाया तब से मतलब हम लोग किसी से मने किसी का दबाव में नहीं रहे अभी तक। आप भी बैठते हैं खटिया पर तो हम भी बैठेंगे, आप कुर्सी पर बैठिएगा तो हम भी बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है। अब नहीं है, लेकिन वो नहीं करेंगे कि वो आ गए तो कुर्सी से खड़े हो जाए। नहीं, अब वैसा नहीं है। नहीं है ना? चलिए सूरज जी, कुछ जिंदगी में आपने बदलाव देखी है। जिंदगी में बदलाव कुछ देखे। हालांकि हमारे जो दर्शक हैं बिहार से बाहर, वो जब आपके गाँव को देखेंगे तो वो जरूर सोच रहे होंगे कि कितनी गरीबी है, पर उनको ये समझना चाहिए कि जो वो देख रहे हैं उससे भी भयानक गरीबी थी, और वहाँ से आप यहाँ आए हैं, है ना? तो इसमें कुछ साल लगे हैं, है ना? जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रभावित होकर कुछ नौजवानों ने अपनी जिंदगी आहूत की, तो कुछ बदलाव आया है। उनका तो कहीं नाम नहीं होगा इस देश में, है ना? कोई उनके नाम पे तो कोई चुनाव भी नहीं होता होगा। आजकल ये चल चला है कि जेपी की मूर्ति पे माला पहना दो और जेपी के भक्त हो गए। लेकिन आप उन लड़कों के सोचिए कि जो अपनी जवानी के दिनों में मुसहर टोली में आए और इनके समाज के बीच में गरीबी भूखमरी से लड़े, और उन तत्वों से भी लड़े जिनकी वजह से ये लोग गरीब थे, और उन पे थूका भी गया, उनको मारा भी गया, तो पूरी जिंदगी बर्बाद की। इन लोगों को याद नहीं करता है, लेकिन जयप्रकाश की जब जयंती आती है जेपी की, तो माला पहना के सब जेपी के भक्त हो जाते हैं। क्या राजनीति का क्या स्तर है? ये तो होते जा रहा है कि उनके सारे चीजों को ये देखने दिखाने के बजाय, आप जो लोग माला पहनाने जाते हैं जेपी के, कभी उनसे पूछिएगा कि गए हैं मुसहर टोली में, क्या किया है इन लोगों के लिए? तो एक वो बात है, कभी आए हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी नीतियों से कुछ बदलाव तो किया है। उन्हीं राजनीतिक दलों ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सुनकर आपको लगता होगा कि इससे किसका लाभ हो रहा है, लेकिन आपको इतना आश्वस्त होना चाहिए कि इसका लाभ हो रहा है। धीरे धीरे जब आवाज मुखर होगी ना, तो यही लोकतंत्र का कमाल होता है कि उस गरीब से गरीब तबके से एक नेता उभरता है। इस चुनाव में ना उभरे, अगले चुनाव में उभरेगा तो जरूर, क्योंकि जब चीजें बदलती हैं तो वो जब तक वो राजनीति में नहीं दिखती है ना, उस बदलाव का कोई मतलब नहीं है। तो छोटे से ब्रेक के बाद हम चलेंगे, हम प्रयास करना चाहते हैं, द्वारिको सुंदरानी जी से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। छोटे से ब्रेक के बाद तो हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, द्वारिको सुंदरानी जी, जिन्होंने गया के इस आश्रम को संभाला। विनोबा भावे का बनाया हुआ आश्रम है, और फिर यहीं से मुसहर जाति में शिक्षा का आंदोलन चलता है। तो द्वारिको जी ने अभी बताया, जैसा आपने सुना, कि 8 साल 8 घंटे इस जमीन पर वो काम करते रहे। तो यहाँ से एक मुसहर जाति की में शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। वो आपने शुरू की उस जाति समाज में कि आज वहाँ पर एक नेतृत्व दिख रहा है। तो हम आपके साथ बैठकर थोड़ा बात करेंगे कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई। सिंध से चलकर आते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं, फिर विनोबा भावे के पास जाते हैं। ये विनोबा जी हैं, बुद्ध भगवान हैं, महात्मा गांधी हैं, आप हैं द्वारिको जी, मुसहर समाज के बच्चों को यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो ये यात्रा जो है आपकी, वो आसान यात्रा नहीं है, कई चुनौतियों से भरी यात्रा है। आइए चलिए बात करते हैं आपसे। जी, जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे। 90 साल से ज्यादा उम्र है आपकी? 90 साल से ज्यादा उम्र है? 94 साल उम्र है। तो मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा क्योंकि सुंदरानी जी ताकि सुन सकें। आप स्वस्थ हैं, और हम लोग अपने नौजवानी के दिनों में
काफी सुना करते थे आपके बारे में कि आपने यहाँ पर मुसहर जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोला था। थोड़ा वो अनुभव अगर आप साझा करते कि तब से लेकर अब तक क्या बदला है। उपेंद्र जी कह रहे थे कि मेरे हिसाब से तो थोड़ा थोड़ा बदला है, लेकिन सुंदरानी जी कहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया है। थोड़ा बताते हैं हमारे बाहर के दर्शकों जो बिहार से बाहर के हैं उनको द्वारको जी थोड़ा अंदाजा होता। आप कहाँ से आए, कैसे आ गए इस समाज के लिए काम करने के लिए? हाँ 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 हाँ। तो मैं यहाँ आया, मैं आया तो मैंने यहाँ भूटान की 5,000 एकड़ जमीन बांटी, 13 नए गांव बनाए और ये भुइयां को देख करके मेरे मन में विचार आया कि जो अन्याय है ये भुइयां कैसा बांधे नहीं बने था। तो इनको मैंने खूब मदद किया 15 साल 5,000 एकड़ जमीन और 13 नए गांव मैंने काम किया। तो हुआ कुछ नहीं, भुइयां बांटी नहीं सुनी, कुछ नहीं हुआ, मतलब वो पूरा फेल हो गया आपका। तो जयप्रकाश जी ने एक दिन मुझे कहा, द्वारको जी आपने काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये भुइयां है ना वो सब ह्यूमन है। सब ह्यूमन है, मानव नहीं है। मानव नहीं, मानव का शरीर है जानवर, और इसको आपने लिया है, ऐसा उत्तम काम हो ही नहीं सकता। इतना खुश थे। मैंने इनको फिर सोचा ये कि ये बच्चों को लेकर नई तालीम शुरू, तो ये मैंने बच्चों को लाया, भुइयां बच्चों, और वो जो काम था निर्माण का वो छोड़ दिया। सुनता ही नहीं सकता। शुरू में कितने बच्चे ला पाए होंगे? 100 बच्चे। 100 लेकिन उसमें फिर मुझे दूसरा दिक्कत आई, बिहार में मुझे कोई शिक्षक ही नहीं मिला। क्यों? शिक्षक जो बिहार का है वो तो मैं ये बात बोलता हूँ कि बिहार में एक जो कमी है वर्क कल्चर नहीं। बिहारी खुद काम नहीं करता है, कहिएगा तो कर देगा, खुद नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि वो आज की शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है, कितना पढ़ाई जाती है, वो कोई पढ़ाई थोड़ी ही है। और मैं उनको शिक्षा जीवन की, शिक्षा जीवन के लिए, शिक्षा जीवन के द्वारा नई तालीम वो पढ़ाना चाहता, ऐसा शिक्षक मुझे मिलता ही। तो इसके साथ मैं काफी संघर्ष करता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो बच्चे सीख कर गए आपके स्कूल से, उन लोगों ने जिंदगी में क्या किया अपने समाज के भीतर रहते हुए? कई बार दूसरे बाहर के लोगों को थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि जब आप मुसहर के बच्चों को काम कर रहे थे, इतनी गरीबी, इतनी भयानक गरीबी, वैसे बच्चों को लाकर जब आपने तालीम दी, तो 20 साल, 30 साल, 40 साल गुजरने के बाद क्या हुआ उनके लिए समाज में? मनफल गांव है, मनफल गांव है, वो ग्रामदानी गांव है। मनफल गांव में 60 परिवार है और जमीन थी, लेकिन मनफल गांव के लोग जंगल की लकड़ी काट के और शर्मा बाजार में बेचते थे, अपनी खेती नहीं करते। आज मनफल गांव का हर ग्रामवासी खेती करता है और लकड़ी नहीं काटता। ये रिजल्ट आया। वो अच्छी खेती होती है। अच्छी खेती होती है। वो गाँव में, और वो सारे बच्चे आपके थे? आते हैं जाते हैं, मतलब पट्टे नहीं है, लेकिन गांव बदल गया। तो वो जो मैंने बताया, शेखवारा गांव से आए हैं। हाँ, शेखवारा। तो जो शुरू में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि मुसहर समाज की क्या जिंदगी थी और आज क्या जिंदगी है? पहले तो भुइयां बांधे लेबर था ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर था, बंधुआ मजदूर। हाँ जी, बिकता था नहीं, लेकिन आज बांधे लेबर नहीं है। और आज भुइयां, अभी शेखवारा की बात देखिए, शेखवारा में बांधे लेबर था, आज 80 एकड़ जमीन मैंने बांटी है वहाँ।
और एक तालाब बनाया है। और पहला गांव था बिहार में शेखवाड़ा, जहाँ भूटान की जमीन बांटी, और गवर्नर था आर दिवाकर, उनके हाथ से बांटी। आज देखिए वो गांव बदल गए। मतलब परिवर्तन तो आया है, स्लो आया है, लेकिन आया है। तो आप लोगों के प्रयास से मुसहर अब वो मुसहर नहीं रहे जो पहले समझे जाते थे? नहीं, वो मुसहर आज नहीं। आज मुसहर का ड्रेस देखिए, खाना देखिए, बदल गए। यहाँ पे नेहरू ने भी कुआं बनवाया था, राजेंद्र प्रसाद भी आए थे जब ये इस आश्रम का, समन्वय आश्रम का गया में ये पहला स्कूल था मुसहर समाज का। ये जिस समाज से आज नेताओं के नाम सुनाई दे रहे हैं, द्वारका जी, आप 300 बच्चे तक किया था, यहीं पर पढ़ाया करते थे? ना सब एक जगह नहीं, हाँ, 50 गांव में। लेकिन ये पहला क्लासरूम है जहाँ पर पहला क्लासरूम है मुसहर समाज के बीच ये स्कूल खुला। ये बच्चों के फोटो हैं। तो काफी सुधार किया होगा आपने इनके खान पान, भोजन में, रहन सहन में, पहनावे में, ये एक बदलाव आपने समाज में किया है ना। इनका लाइफ बदला, इनका लाइफ जो था ना, वो सब ह्यूमन, वो बदला। अभी मैंने लास्ट ईयर 46,000 ऑपरेशन किए। 46,000 करवाए आपने? एक साल में, और 5 करोड़ खर्च किया है। अभी तक 90 करोड़ खर्च किया है मैंने, और गवर्नमेंट से 1 पैसा लिया है। तो सब आपने लोकल पैसे, अपने से पैसे जमा करके 90 करोड़ रुपया 6 लाख लोगों का। मैं इस बिहार में किससे मिल रहा हूँ? 6 लाख आदमी। आंख बनाया 6 लाख आदमी। और अभी कुछ बिहार पर असर है उसका? कोई असर नहीं। एक दिन क्या हुआ, यहाँ चौकी पर बैठा हुआ था, एक आदमी आया, ऐसे उम्र का, साथ में एक लड़की थी, और खुद दूर रहा और लड़की को भेजा मेरे पास कि आप पाँव छू करके प्रणाम करिए कि आपने मेरे ऊपर उपकार किया। आई वो पाँव छू करके, मैंने कहा कि तू कौन है? तो मैं तन कुपाकी। तो मैंने क्या किया आपके साथ? कहा कि मैं जब जन्मी थी तो अंधी जन्मी थी, माँ बाप नहीं देखा था। अभी 10 साल की हूँ, आपने मेरा ऑपरेशन किया, अब दोनों आँख से मैं माँ बाप देख रही। फिर मैंने हेल्थ मिनिस्टर चौबे था, नीतीश चीफ मिनिस्टर था, उनसे जाके बात किया कि तो 15 साल के नीचे के अंधे बच्चे बिहार का सर्वे कराओ और वो मुझे दे दो और पैसा दे दो। मैं बिहार में एक भी अंधा बच्चा न रहने नहीं दूंगा। हाँ हाँ कहा, किया कुछ नहीं। फिर आया जीता नाम के, फिर वो मेरा परिचय था, जीता नाम के पास गया, उनको कहा, उनका अच्छा मैं आपका आँख ऑपरेशन देखने आऊँगा। यहाँ आया, एक दिन रहा, ऑपरेशन देखा, किया कुछ नहीं। और मैंने 6 लाख कर दिया। 6 लाख कर दिया सरकार वालों ने। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी मिलकर अच्छा लगा होगा। हमारा तो ये कार्यक्रम ही है कि ये जो मेरा बिहार है, दरअसल ये तो द्वारका सुंदरानी जी का बिहार है और विनोबा और जेपी से प्रभावित उन नौजवानों का बिहार है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गांव बसाए, घर बसाया लोगों का, और लोगों की ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी बदल दी। आप लोगों का योगदान, मतलब हमारे बदलाव और विकास जैसे जुमले चुनाव में चलते हैं फर्जी, उससे कहीं ज़्यादा है। और मैं कहता हूं कि वो फर्जी नारेबाजी चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या कहूं। बहुत ही अच्छा लगा कि 94 साल की उम्र में आप खड़े हैं और अपनी आपकी उपलब्धि ये पूरा समाज, ये इलाका देख रहा है कि ऐसी शख्सियत हमारी धरती पर है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप सिंध से चलकर बिहार आए, बिहार के लिए आए, तो हम सब आपके ऋणी हैं। तो आप देख रहे थे ये जो मेरा बिहार है, मुसहर समाज के बारे में और उस समाज में बदलाव लाने वाले द्वारका सुंदरानी जी के बारे में। जितिन भूटानी, मोहित, सुशील कुमार महापात्रा, इन सब के साथ मैं रवीश कुमार आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।